ये है किट्टी एजुकेशन चैनल और मैं आपको क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 2 का एक चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। इसके नोट्स हैं इन हिंदी में। अध्याय 2 है। तो आज मैं आपको ये चैप्टर लेकर आया हूँ और आप इस चैप्टर के माध्यम से अपना पूरा जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ये नोट्स हैं, आप इन नोट्स के ज़रिए अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो हम समझते हैं, आइए चैप्टर के अंदर चलते हैं। तो सर्वप्रथम जो आता है मेसोपोटामिया, जो एक चैप्टर है सेकंड चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन हिंदी मीडियम का। तो इसमें मेसोपोटामिया का बहुत ही महत्व है। तो हम सर्वप्रथम तो यही समझते हैं कि मेसोपोटामिया क्या है, क्या होता है मेसोपोटामिया, और कब ये बनाया गया था और आखिरकार इतना क्यों फेमस है मेसोपोटामिया। तो हम सर्वप्रथम यही समझते हैं। तो जो मेसोपोटामिया है उसका अर्थ क्या है, तो हम चलिए जानते हैं। तो यह एक यूनानी शब्द के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य, पोटेमिस यानी नदी से मिलकर बना है। तो एक यूनानी भाषा का शब्द है मेसोपोटामिया, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है मेसोस और दूसरा जो शब्द है वो है पोटेमस। मेसोस का मतलब होता है मध्य और पोटेमोस का मतलब होता है नदी, यानी कि नदी के मध्य। जो मेसोपोटामिया एक नगर था, एक शहर था, वो दो नदियों, उन दो नदियाँ कौन कौन सी थी, दजला व फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। जो मेसोपोटामिया एक शहर था वो दजला व फरात नदी थी, जो उनके बीच में जो जो ज़मीन बची रहती है, शेष बची रहती है, अगल बगल से जो नदियाँ निकल जाती हैं, जो बीच में शेष ज़मीन बची रहती है, वहीं पर मेसोपोटामिया बसाया गया था, दो नदियों के बीच में। ठीक है, उपजाऊ धरती थी इसलिए यहाँ की बहुत। आइए जानते हैं और आगे। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। जो मेसोपोटामिया है, यदि प्रेजेंट की बात की जाए, वर्तमान की बात की जाए कि ये कहाँ पर है, तो दजला और फरात नदी के बीच स्थित है। कहाँ पर है, दजला और फरात नदी के बीच। और एक वर्तमान कहाँ पर, यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। कहाँ का है, इराक जो गणराज्य है। शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुई थी। सबसे पहला शहर केवल मेसोपोटामिया ही बसाया गया था, जो कहाँ का है, इराक गणराज्य का हिस्सा है वर्तमान में। ओके, शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो किस लिए प्रसिद्ध है, वो अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो जो मेसोपोटामिया की जो ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं वो क्या क्या हैं, जो इमारतें हैं, मूर्तियां हैं, कब्र हैं, आभूषण हैं, औजार हैं, मुद्राएं हैं, मिट्टी की पटकाएं हैं और तथा लिखित दस्तावेज हैं। ठीक है, जो लिखित दस्तावेज समझ रहे हो ना, जो लिखित दस्तावेज हमको कुछ मिलते हैं, यानी कि कागज़ कलम वगैरह मिलते हैं, जो पहले चलते थे, भोजपत्र चलते थे और ताम्रपत्र भी चलते थे। तो जो दस्तावेज मिलते हैं उनसे भी हम पता लगा लेते हैं। इमारतें हैं, ये सारी चीज़ आपको याद करनी है। एक क्वेश्चन भी निकल के आ सकता है कि मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या क्या है। ठीक है, तो हम चलते हैं और ऊपर चलते हैं हम। मेसोपोटामिया की भाषा, जो मेसोपोटामिया की भाषा है वो कौन कौन सी थी, कौन कौन सी भाषा में प्रचलित थी, तो हम इसको पढ़ते हैं हम। इस सभ्यता में सबसे पहले सुमेरियन भाषा, सबसे पहले कौन सी है, सबसे पहले है सुमेरियन। कौन सी है दोस्तों, सुमेरियन जो भाषा है वो सबसे पहले बोली जाती थी। ठीक, फिर दूसरे पर कौन सी आई, दूसरे पर आई है यहाँ पर अक्कदी। दूसरे पर कौन सी आई है, अक्कदी। ठीक, और जो तीसरे पर कौन सी भाषा आई है यहाँ पर, तो तीसरे पे आई है अराइमक। ठीक है, अराइमक। ठीक, तीसरे पे अराइमक आई है। ओके, ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। पहली है सुमेरियन, दूसरे पर है अक्कदी, तीसरे पर है अराइमक। मतलब अलग अलग लोगों, यहाँ पर अलग अलग लोग बाहर से आए, पहले किसी ने हमला कर दिया, किसी ने कर दिया, मतलब जिसका कब्जा होता चलेगा वो अपने हिसाब से अपनी भाषा बदलते चलेगा। तो ऐसे ऐसे 3 भाषा यहाँ पर प्रचलित हुई। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अराइमक भाषा का प्रवेश हुआ। तो अराइमक भाषा का प्रवेश कब हुआ, तो ये हुआ था 1400 ईसा पूर्व। कब हुआ, 1400 ईसा पूर्व हुआ क्या, अराइमक भाषा का प्रवेश हुआ। ठीक, इसके बाद
यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है, जो हिब्रू भाषा थी उससे थोड़ी मिलती जुलती है। 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोले जाने लगी थी तथा आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। तो प्रेजेंट में भी कुछ ये भाषा है जो अराइमक, जो आज भी लगभग बोली ही जाती है। ओके, आते हम मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति। यह क्षेत्र आज इराक गणराज्य का हिस्सा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यह क्षेत्र क्या है, इराक गणराज्य का हिस्सा है। कहाँ का है, तो यह क्षेत्र आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। इराक गणराज्य का क्या है, हिस्सा है वर्तमान में। ठीक, इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर अक्कद कहा जाता था। जो इसके दक्षिणी भाग थे इसको सुमेर और अक्कद कहा जाता था। बाद में इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। बाद में इस भाग को क्या कहा जाने लगा, बेबीलोनिया। ओके, क्या कहा जाने लगा, बेबीलोनिया, बेबीलोनिया। ओके, इसके उत्तरी भाग को असीरियाइयों के कब्जे होने के बाद असीरिया कहा जाने लगा। जो इसका उत्तरी भाग है, मैं आपको बता ही रहा था कि मतलब जैसे कब्जा होता है पर बाद में वो अपने हिसाब से अपना नाम वगैरह रख देता है। तो पहले असीरियों ने कब्जा किया इस पर, उत्तरी भाग पर असीरियों ने कब्जा कर लिया तो उसका नाम क्या रख दिया, असीरियाई कहा जाने लगा। क्या कहा जाना, असीरियाई कहा जाने लगा। असीरियाइयों ने कब्जा किया तो असीरिया कहा जाने लगा। ओके, इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। जो इस सभ्यता में नगरों का निर्माण माना जाता है वो कब माना जाता है, 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, उसके जो प्रचलित नगर हैं, जो प्रचलित नगर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से रखना। जो प्रचलित नगर थे, प्रसिद्ध नगर थे, जो महत्वपूर्ण केंद्र थे, तो वो कौन कौन से थे। फर्स्ट है उरुक, ठीक है, सेकंड है उर, ठीक है, और थर्ड है, जो थर्ड इसका है क्या है, मारी। ठीक है, तो क्या है, उरुक, उर और मारी, इसके प्रचलित नगर हैं। 3 इसके प्रचलित नगर हैं, आप इनको ध्यान से रखना। ठीक है, ध्यान से याद करना, ये कभी भी पूछ जा सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। या स्टेपी घास के मैदान हैं। स्टेपी समय तो स्टेपी होते हैं घास के मैदान। घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, स्टेपी कहा जाता है। स्टेपी घास के मैदान है, अतः पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन है। तो इसलिए जब यहाँ पर जो घास के मैदान मिलेंगे हमको, जहाँ पर घास के अच्छे भरपूर मैदान होंगे, भरपूर मात्रा में घास पाई जाएगी, तो वहाँ पर खेती भला क्यों करें, सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा, पशुपालन। पशुपालन वहाँ खेती की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है, पशुपालन। यहाँ कृषि, पशुपालन में व्यापार, आजीविका के विभिन्न साधन हैं। लेकिन मतलब सर्वप्रथम तो यहाँ पशुपालन को बढ़ावा दिया जाता है। दूसरे पर क्या है कि देखिए, एक पर कृषि भी हो जाती है थोड़ी बहुत, तो व्यापार भी हो जाता है। जब यहाँ पर अच्छे पशुपालन होंगे तो व्यापार की दृष्टि से भी क्या है, पशुओं से पहले व्यापार होता था। ऐसा थोड़ी ना कि पहले ट्रेन और गाड़ी वगैरह चलते थे, सबसे पहले पशु से व्यापार होता है। पशु अच्छी मात्रा में रहेंगे तो वहाँ पर व्यापार भी अच्छा फलेगा फूलेगा। ठीक है, और कृषि भी फिर करनी पड़ती है। जब लोग जहाँ पर रहने जाते हैं तो कृषि उनको अत्यंत ही आवश्यक हो जाती है, उनको करना ही पड़ता है कृषि। ठीक, ऊपर चलते हैं। यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए कांसे का इस्तेमाल किया करते थे। जो यहाँ के लोग हैं वो औजार बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, कांसे का। किस चीज़ का, कांसे का इस्तेमाल किया करते थे। कांसे का यहाँ पर आविष्कार हो चुका था और लोग यहाँ पर भली भांति रूप से परिचित थे, वो कांसे का उपयोग किया करते थे औजार बनाने में। यहाँ के उरुक नगर में एक स्त्री का शीर्ष मिला है। यहाँ का उरुक नगर है, वहाँ पर स्त्री का शीर्ष मिला है, जो सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया है, वर्काशीष। ओके, श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन, जो क्या है, श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन, इस शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था की विशेषता थे। जो श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन है वो क्या है, जो शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था की विशेषता थे। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी पसंद आई होगी और आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। आप मेरे चैनल पर वेट कीजिए, आपको यहाँ पर 11th का हिस्ट्री का फुल कोर्स करा के दिया जाएगा। आपको मेरे द्वारा नोट्स दिए जाएंगे, मैं आपको नोट्स ही से पढ़ा रहा हूँ और आप ये नोट्स को पढ़ सकते हैं। इन नोट्स को पढ़ने के बाद आपको बुक की जो समरी है ना वो फुल तरीके से समझ में आ जाएगी। आपको ज़रूर नहीं है कि आप कोई 4-5 पेज का चैप्टर पढ़ें, केवल आप इन नोट्स को ही पढ़ लीजिए मेरे माध्यम से और आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और मैं बता दूँ कि नोट्स है ना, तो ये नोट्स मतलब चैप्टर के सार रहते हैं, जो चैप्टर का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहता है वही हम नोट्स में लिखा करते हैं। ठीक, और चलते हैं ऊपर। क्या यहाँ खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे परंतु खनिज संसाधनों का अभाव था। खाद्य संसाधन समझ रहे हो, खाने वाली वस्तुएं। खाने वाली वस्तुएं किसके अंदर आती हैं, खाद्य संसाधन के। किसके अंदर आती हैं, खाद्य संसाधन के। ठीक, लेकिन अभाव था। अभाव किस चीज़ का था, तो खनिज संसाधन का अभाव था। किस चीज़ का था, खनिज संसाधन का अभाव था। खनिज
खनिज संसाधन का क्या था, अभाव था। ठीक, जो खाद्य संसाधन है वो तो बहुत ही मात्रा में थे, भरपूर मात्रा में थे। ठीक है, लेकिन खनिज संसाधन होते हैं मतलब जिनसे जो लोहा वगैरह बनाते हैं, हम अपने औजार वगैरह बनाते हैं, खनिज संसाधन जिनसे हम कुछ आविष्कार कर सकते हैं, खनिज संसाधन, उसका अभाव था। जो कि कहाँ से, तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी पार देशों से मंगाया जाता था। कहाँ से, तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी पार देशों से मंगाया जाता था। क्या मंगाया जाता था, खनिज संसाधन। क्या मंगाया जाता, खनिज संसाधन मंगाए जाते थे। यहाँ व्यापार के लिए परिवहन व्यवस्था अच्छी थी जलमार्ग द्वारा। फुरात नदी व्यापार के विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी। यहाँ व्यापार के लिए परिवहन व्यवस्था अच्छी थी। जो व्यापार होता है वो परिवहन व्यवस्था अच्छी थी, क्योंकि परिवहन जलमार्ग जो थल मार्ग माना जाता था वो इतना सकुशल नहीं होता था, बल्कि जलमार्ग को बहुत ही बढ़ावा दिया जाता था। किसको, जलमार्ग को। जलमार्ग द्वारा पहले सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता था, क्योंकि उसमें कम खर्च आता था। क्या आता था, उसमें कम खर्च आता था। इसलिए जो फुरात नदी है वो व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध हुई। जो फुरात नदी थी वो व्यापार की दृष्टि से विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध हुई। ठीक, शहरी अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब लेन देन रखने के लिए यहाँ लेखन कला का विकास हो चुका था। जैसे शहर में सबसे क्या होता है, शहर की अर्थव्यवस्था होती है वो सबसे ज़्यादा किससे चलती है, हिसाब किताब और लेन देन से चलती है। यानी कि व्यापार सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पर, शहर में। गांव में इतना संभव नहीं है, लेकिन बाज़ार है, जो शहर है वहाँ पे व्यापार अति आवश्यक होता है, और पूरा बाज़ार ही इसी ढांचे पर बना रहता है, केवल वो व्यापार से ही चलता है। तो व्यापार जो अर्थव्यवस्था उसका हिसाब किताब रखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है लेखन कला। क्या होती है, लेखन कला, जिसका यहाँ बहुत ही अच्छे रूप से विकास हो चुका था लेखन कला का। ठीक है, लेखन कला का विकास हो चुका था। तो इसलिए यहाँ इसलिए जो और समृद्ध होने का यही कारण है कि यहाँ पर लेखन कला का भी विकास हो चुका था। ठीक, मेसोपोटामिया की कृषि और जलवायु। तो दजला और फुरात नदियों उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती हैं। जब इन नदियों के द्वारा बाढ़ आ जाती थी नदियों में, तो जो बाढ़ से जो मिट्टी घिस कर आती है, जैसे मान लीजिए सपोज डेट एक नदी है कोई, ठीक है, अब इसमें जो बाढ़ आ गई है, तो यहाँ पर जो बगल से जो मिट्टी आ जाती है, जो बगल से मिट्टी आ जाती है, तो ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। जो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, जो है ना, जो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, तो एक कारण है ये ऐसे आ जाती थी उपजाऊ मिट्टी। दूसरी उपजाऊ मिट्टी कैसी आती थी, तो दूसरी जो उपजाऊ मिट्टी वो इस प्रकार आती थी, जैसे मान लीजिए नहर है। ठीक है, अब जो नदी है, ये रही नदी से नहर में पानी आ रहा है, ये नहर में पानी आ रहा है नदी से, तो जो अब जो खेत में जा रहा है, नहर से पानी ये खेतों में जाएगा सिंचाई के लिए, तो ये खेतों में नहर द्वारा, मतलब नदी के मार्ग से नहर द्वारा फिर ये सिंचाई के लिए आ रहा, तो ये खेतों में ही आ रही है इसकी उपजाऊ मिट्टी। ठीक, कहाँ पे आ रही है उपजाऊ मिट्टी इसकी, कहाँ आ रही है, खेतों में ही आ रही है। नदी की आएगी ऐसे ऐसे, और जो खेतों में उपजाऊ मिट्टी आएगी, तो उपजाऊ मिट्टी होती है, तो वहाँ पर फसल करना बहुत ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, और चलते हैं मांगे। यहाँ का रेगिस्तानी भाग जो दक्षिण में स्थित है, यहाँ भी कृषि की जाती थी। यहाँ का जो रेगिस्तानी भाग है जो कि दक्षिण में स्थित है, जो रेगिस्तानी भाग है वो कहाँ पर स्थित था, दक्षिण में स्थित था। यहाँ भी कृषि की जाती थी रेगिस्तानी भाग में भी। और फुरात नदी रेगिस्तानी में पहुँचती तो छोटे छोटे कई धाराओं में पटकर जैसे सिंचाई का काम करती थी। और जो फुरात नदी जब यहाँ पर पहुँचती थी तो ये क्या कई सिंचाई धाराओं में बट जाती थी, और जबकि ये जो खेतों में पहुँची तो ये सिंचाई का काम करती थी। ये छोटे छोटे भागों में बढ़ेगा, ये पूरी नदी है, इस छोटे छोटे भागों में बढ़ गई, तो ये आराम से आगे क्या करती है, सिंचाई का काम करती है, ये छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पर गेहूँ, जौ, मटर, मसूर आदि की खेती करना संभव हो पाया है। ठीक है, तो बस आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊँगा, थोड़ा और पढ़ा रहा हूँ। जो मेसोपोटामिया की प्राचीनता नगर, यहाँ इसके ऊपर तक पढ़ा दूँगा, कल इसके आगे वीडियो अपलोड करूँगा, आप उसको देख लेना। ठीक, दक्षिण मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी, हालांकि वहाँ फसल उपजाने की आवश्यक वर्षा की कुछ कमी थी। तो दक्षिण मेसोपोटामिया की खेती है, जो दक्षिण मेसोपोटामिया की खेती थी वो बहुत ही उपज देने वाली हुआ करती थी, हालांकि फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कमी होती थी। फसल उपजाने के लिए वहाँ पर कमी होती थी, लेकिन जो मिट्टी थी वहाँ की जो बहुत ही उपजाऊ थी। ठीक, स्टेपी क्षेत्र का प्रमुख कार्य मैंने आपको पहले बताया, स्टेपी क्षेत्र का प्रमुख कार्य रहता है वो रहता है पशुपालन करना। ठीक है, जो स्टेपी क्षेत्र होते हैं, स्टेपी का क्षेत्र का मतलब होता है घास के मैदान। ठीक है, तो इससे पशुपालन करना संभव हो जाता है। यहाँ खेती के अलावा भेड़ बकरियाँ स्टेपी घास के मैदानों में पाली जाती हैं। जब पशुपालन होगा तो भेड़ बकरी भी पाली जाएंगे, और मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाई जाती हैं। ठीक है, घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो आज मैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करता हूं, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी।
यदि आपको मेरी वीडियो अच्छे समझ में आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।